स्वागत है आप सभी का एग्जाम स्टडी चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने टारगेट को लेकर अच्छे अपने ध्यान से बड़े मस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम देख रहे हैं जो निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है हमारी, जिसके हम क्लास 10 की जो एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसका ये चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में जैव पराक्रम है, जिसके अंतर्गत ये पार्ट 5 है। तो इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए। हो सकता है कि ये पार्ट आज का अंतिम पार्ट होगा। यदि अंतिम है हो जाएगा तो हम इस चैप्टर को यहीं समाप्त कर लेंगे और फिर आने वाली वीडियो में देखेंगे हम कि चैप्टर जो हमारा 7 है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और तो फिर हम देखते हैं, फिर हमने जो पिछली हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने कहाँ से छोड़ा था उसको, उससे आगे की हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिएगा, हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सीधे अपनी बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि अब इसमें हम सीधे यहाँ से देखेंगे कि नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि नलिका क्या है और रुधिर वाहिका के बारे में हम देखेंगे। तो हम देखते हैं अब इसके बारे में। तो चलिएगा, तो ये धमनी और रुधिर वाहिका की धमनी क्या है और रुधिर वाहिका क्या होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ से डिटेल में देखेंगे। तो रुधिर हृदय के शरीर में के लिए विभिन्न अंगों के तक ले जाती, मतलब कि रुधिर जो होती है वह हृदय के शरीर के अंदर विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनियाँ जो होती है विभिन्न मोटी तथा लचीली होती है। धमनी कैसी होती है? मोटी भी होती है और लचीली भी होती है, क्योंकि यह रुधिर हृदय की जो उच्च दाब पर निकलती हैं और ये शिराएं जो विभिन्न अंगों के द्वारा एकत्रित करके हम जो वापस हृदय तक ले जाती है, जिसमें मोटी भित्तियाँ की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि यह रुधिर का दाब होता है जो, बल्कि इसमें रुधिर एक मोटी दिशा में प्रभावित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इसमें वाल्व होते हैं जिसको वायु प्रभावित करने के लिए रुधिर में। तो इसमें किसी भी अंग या ऊतक में पहुंचाकर धमनियाँ क्या होती है? उत्तरोत्तर में छोटी छोटी वाहिका में विभाजित हो जाती हैं, जिससे कि सभी कोशिकाएं रुधिर के संपर्क में हो सकें। और जब इसमें छोटी छोटी वाहिका एक भित्ति या कोशिका में मोटी होती हैं तो रुधिर एवं आसपास की जो छोटी नलिका जो रुधिर एवं आसपास की कोशिका के मध्य पदार्थ में विनिमय की जो पतली भित्ति के द्वारा होता है, कोशिका के आपस में मिलने की शिराएं बनती हैं, रुधिर में अंग या ऊतक को दूर ले जाती हैं। अब देखें हम इसमें प्लेटलेट्स के द्वारा अनुरक्षण। तो इन नलिकाओं के तंत्र यानी कि रिश्ना प्रारंभ, मतलब जो नलिका होती है उसमें क्या हो जाता है? इसमें रिश्ना प्रारंभ हो जाता है। हो जाए तो क्या होगा, मतलब ये नली में रिश्ना प्रारंभ हो जाए तो इसमें क्या हो सकता है? तो आप इसमें यहाँ देखिएगा, स्थिर पर विचार कीजिएगा। जब हम घायल हो जाते हैं तो रक्तस्राव होने लगता है, और जब तंत्र में रुधिर की हानि के प्राकृतिक रूप से कम से कम होना चाहिए। यदि जैसे कि इसके अतिरिक्त रक्त का स्राव, दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण वह पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाए, मतलब कि जो रक्त हो जाए वह पंपिंग नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसमें दक्षता में कमी आ जाती है। इसको रोकने के लिए रुधिर प्लेट्स या फिर कोशिका होती हैं जो कि पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव इसमें इसमें क्या थक्का बनाने में के मार्ग में अवरोध पैदा करती है, जिसके कारण कि वह रक्त थक्का नहीं बन पाता। तो अब देखें हम कि लसिका है क्या? लसिका क्या है? एक प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है। लसिका एक या ऊतक तरल कहते हैं। अब यहाँ से एक परिभाषा बन जाएगी या बनेगी, तो हो सकता है आपको एग्जाम में यहाँ से पूछ लें कि क्या पूछेगा एग्जाम में पूछ सकता है कि लसिका क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक या अन्य प्रकार के द्रवों को जो वहन में भी सहायता करता है, मतलब कि एक या अन्य प्रकार के जो द्रव है उनका वहन करने में सहायता करता है, उसे क्या कहा जाता है? लसिका या ऊतक कहा जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि है क्या। तो इसको तो मैं आपके लिए अंडरलाइन करता हूँ, आप यहाँ से इतना देखिएगा, ये इतना आप इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, हो सके तो नोट कर लीजिएगा।
तो फिर इसमें कोशिका के विभिन्न क्या होती है, इसमें भित्ति उपस्थित होती है जिसमें कि छिद्रों की कुछ इसमें क्या पाया जाता है, प्लाज्मा है, प्रोटीन है। रुधिर कोशिका को बाहर निकाल कर ऊतक के अंतः कोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं। अतः ऊतक के तरल लसिका का निर्माण है। इस तरह से क्या होता है, ऊतक है, ऊतक में तरल जो लसिका है उसका निर्माण करते हैं। जब यह रुधिर प्लाज्मा के तरह यानी कि तरह की होती है तो लेकिन इसमें रंगहीन, इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशीय अवकाश की लसिका कोशिका में, लसिका कैसी होती है, वह कोशिका में चला जाता है जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका की वाहिका बनाती है। अंत में अतः आप देखेंगे बड़ी शिरा इस तरह से क्या होती है, शिरा खुलती है और फिर बचा हुआ जो शुद्रांश के द्वारा अवशोषित वसा का वाहिका लसिका द्वारा होता है। जो शुद्रांशु द्वारा क्या अवशोषित वसा को दहन या इसका वहन द्वारा, वहन के कौन करती है, लसिका के द्वारा इसका वहन होता है। इसके अतिरिक्त आप तरल या को वह कोशीय अवकाश को वापस में कहाँ पर, रुधिर पर वापस ले जाया जाता है। तो आप फिर इसमें देखें हम यहाँ पर क्या पादपों में परिवहन की, पादपों में किस तरह से परिवहन होता है, किसका पादपों में परिवहन किस तरह से होता है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि पदार्थ में जो पादप है, पादप में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को सरीखें सरल यौगिक हैं, मतलब कि सरीखें या सीखें का सरल यौगिक है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऊर्जा का भंडारण किसके सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता इसमें उपस्थित होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हम किस तरह से इनमें इनका निर्माण होता है उसके बारे में देखें। तो क्या क्या हो रहा है इसमें आगे चल के देखते हैं हम। इसमें हम कहते हैं पादप के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है, इसमें कच्ची सामग्री अलग अलग से प्राप्त की जाती है, जैसे कि पौधे के लिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम होती है यानी कि पास में होती है। और फिर प्रचुरतम स्रोत होते हैं, इसलिए इन पदार्थों का क्या होता है, अवशोषण होता है जिसके द्वारा जड़ों के द्वारा मृदा के संपर्क में रहने से किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल के युक्त दूसरी दूरी इसमें बहुत कम होती है, क्योंकि इसमें ऊर्जा व कच्ची सामग्री पदार्थ के शरीर में सभी अंगों में आसानी से क्या होते हैं, वह वितरित हो जाते हैं। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण दूरियां बढ़ जाती हैं तो यह पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों की में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होता। ऐसी परिस्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली को आवश्यक हो जाती है। इस तरह से उनकी प्रणाली को विभिन्न प्रकार में अधिकल्प ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस तरह से आप पादप प्रजनन को नहीं कर पाते। तो फिर इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कोशिका होता है जिसके परिणाम स्वरूप आप पादपों में भी कम ऊर्जा होती है, जिसमें जो अपेक्षाकृत सीधे व तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें दूरियों को इस तरह से परिवहन प्रचलन होता है, जैसे कि आप इनका अधिक उपयोग कर सकते हैं। पाचन तंत्र में पत्तियों का इस तरह से भंडारित करते हैं और फिर कच्ची सामग्री को इस तरह से उसका क्या करते हैं, वहन करते हैं। और जो नलिका है, नलिका में मृदा या जल के द्वारा इसमें क्या लवणों को खनिजों के द्वारा फ्लोम पत्तियों या प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्पादित जो संश्लेषित होती हैं। इस तरह से आप ऊतकों की रचना के बारे में कक्षाओं में पढ़ सकते हैं। अब देखें हम इसमें कि जल का परिवहन, की जल किस तरह से इसका परिवहन हो। जाइलम में ऊतक की जड़ें होती हैं तो इसमें क्या होती है, वाहिका या आपस में एक साथ जुड़ी होने के कारण क्या करती हुआ संवहन की एक सतत जाल बनाती है, जिसके कारण वह सभी में इस तरह से संपर्क में जुड़े रहते हैं। जड़ों की कोशिका में आप देखें तो इसके संक्रिय होते हैं, जैसे कि जड़ है, जड़ में एक दूसरे के साथ मतलब कि पौधे की जड़ जो होती है वो है एक दूसरे के साथ मृदा में आयन का सांद्रण करती हैं। और फिर इसमें से जल अर्थात इसमें आप देखेंगे ना तो इसमें क्या होता है, जल अवतरित होते हैं जिसके कारण वह गति में जड़ में क्या होती है, यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम दो तरह के इसमें होते हैं। तो आप यहाँ पर जाइलम के बारे में देख सकते हैं और स्तंभ का निर्माण करते हैं जो अकेला धकेलते हैं। हम आमतौर पर पादप में पहुंचने वाले यहाँ पर इस तरह से स्वयं में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इसमें जाइलम है, जाइलम की ऊंचाई अधिक होने के कारण जल इसमें पहुंचने में कोई युक्ति
युक्ति का उपयोग करते हैं। फिर इसमें देखें क्रियाकलाप 6.9 में, यहाँ पर आप इसको पढ़कर देख सकते हैं मृदा में किस तरह से पौधों का उपयोग करने वाले पे गमले की अपेक्षा ऊंचाई पर अधिक यानी कि छड़ लगाई जाती है। दोनों गमलों की मिट्टी में प्लास्टिक सीट इस तरह से वाष्पन कर सकते हैं। तो फिर इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि आप इसको तो थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या लिखा प्लास्टिक के बारे में, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो पर्याप्त जल आपूर्ति होती है ना, हम मानकर इसमें पादप है, पादप में पर्याप्त क्या होती है, जल आपूर्ति होती है, किसके कारण, जल रंध्रों को हानि पहुंचाते हैं। और प्रस्तापित जो जाइलम है, जाइलम की वाहिकाओं के द्वारा होता है, जिसके कारण कि आप यहाँ देखेंगे कि वास्तव में जो पौधे की कोशिका है जो जल में अणुओं में क्या करती हुआ है, चूषण का काम करती है। क्या करती है, वाष्पन का चूषण उत्पन्न करती है, वाष्पन का चूषण उत्पन्न करती है, जो कि जड़ों में उपस्थित होती है, किसकी, जाइलम। ये कोशिका को खींचता है, कौन, जाइलम कोशिका को खींचता है, जिसके कारण वायु भी इसमें भागों में, वायु भी इसमें वाष्प होती है, जिसके कारण वाष्पोत्सर्जन की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाते हैं। तो आप इसकी परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं। और फिर इस तरह से वाष्पोत्सर्जन जल का अवशोषण करते हैं, जिसके कारण जड़ में पत्तियां एक दूसरे से विलय या खनिज लवणों में उपरमुखित या गति में सहायक होती है। और फिर आप इसका नियमन करेंगे तो सहायक में इसमें मूल दाब रात्रि के समय सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण वह प्रभावी रंध्र इसमें खुलते हैं, जिससे कि वह वाष्पोत्सर्जन वाष्पो उत्सर्जन के कर्षण किसके कारण, जाइलम के कारण वह गति के लिए मुख्य तौर पर प्रबल होते हैं। अब भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण, किस तरह से भोजन का दूसरे पदार्थों में स्थानांतरण होता है, जब हम जो कि खनिज पदार्थ पादप जल है वाष्प लवणों में चर्चा कर चुके हैं। तो इसमें उपाचय क्रिया के कारण, किसके कारण, उपाचय क्रिया के कारण प्रकाश संश्लेषण में जो पत्तियां होती है ना, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को करते हैं, पौधे की पत्तियां। तो आप कैसे भी भेजें, तो जो प्रकाश संश्लेषण में विलय उत्पादकता कैसा होता है, इसमें स्थानांतरण कहलाता है। इस तरह से होने वाले पत्तियों में जो विभिन्न भागों में कैसे भेजती है, इसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण विलय में उत्पादन का वहन स्थानांतरण होता है, इसका वहन स्थानांतरण कहलाता है। और फिर आप संवहन देखें, यहाँ संवहन ऊतक में जब फ्लोएम नामक ये प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद में जब फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों में परिवहन करता है, फ्लोएम किस में करता है, अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों में क्या परिवहन करता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जड़ों में इसका विशेष रूप से पदार्थ किसमें, जड़ों में क्या होते हैं, पदार्थ भंडारित होते हैं, जैसे कि अंगों में, फलों में, बीजों आदि में इसमें वृद्धि के अंगों में इसमें वृद्धि तक पाए जाते हैं, मतलब इनके कारण बीजों में वृद्धि वाले जो अंग में लाए जाते हैं, ले जाए जाते हैं, जिससे कि उनका विकास हो सके और वो जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर सके। भोजन तथा इसमें स्थानांतरण होता है, जो कि इसमें आप देखें संलग्नी कोशिका की सहायता से, चाशनी नली और अधोमुखी, ये दोनों प्रकार की कोशिका से इनका इस तरह से इसका कार्य करता है। फिर जाइलम, जाइलम द्वारा परिवहन, जिसमें कि भौतिक बल, जाइलम किसके द्वारा परिवहन करता है, जो कि भौतिक बलों के द्वारा इसको समझाया जा सकता है। और फ्लोएम का, फ्लोएम के द्वारा जो स्थानांतरण होता है उसका उपयोग हम कर सकते हैं, जिसके कारण कि हम इसमें हम देखेंगे कि ऊतक का परासरण दाब बढ़ जाता है, जिसके वजह से वह प्रवेश कर पाता है और पदार्थों में इस तरह की आवश्यकता होती है जो इनका स्थानांतरण करते हैं, जिसके कारण की ऊर्जा इसमें वृद्धि की आवश्यकता होती है। तो फिर इसमें देखें हम कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में देखना कि प्रश्न क्या क्या है, इन प्रश्नों को देखें हम। तो सबसे पहले देखें हम, मानव में वहन तंत्र या घटक कौन कौन से पदार्थ के होते हैं, क्या होते हैं, जो अभी हमने देखे, स्तनधारी तथा पत्तियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीकरण अलग अलग होता है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसको देखा था कि किस तरह से ऑक्सीकृत और अनऑक्सीकृत के बारे में। ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित उच्च संगठित पदार्थ के बारे में यहाँ तक देख सकते हैं आप इसको, इसके बारे में इनको पढ़ के क्वेश्चन को आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। तो अब हम यहाँ से देखेंगे, तो हम देखेंगे इसमें उत्सर्जन की, उत्सर्जन क्या है इसके बारे में अब चर्चा करने वाले हैं। तो हम जब जीव प्रकाश संश्लेषण में श्वसन जनित वाष्प गैसों के छुटकारा पाते हैं, तो किससे, जनित
यहाँ पर जीव जो होते हैं प्रकाश संश्लेष तथा श्वसन में जनित भोज्य यानी कि वज्र, यहाँ ये क्या है भोज्य, भोज्य पदार्थों से कैसे छुटकारा पाते हैं। तो यह नाइट्रोजन युक्त पदार्थों से निकलना आवश्यक है। क्या कहते हैं ये क्रियाओं के द्वारा नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ को निकालना आवश्यक है, क्योंकि इसमें प्रक्रम हानिकारक भोज्य पदार्थ है जिसका निष्कासन होता है उसे उत्सर्जन कहते हैं। मतलब कि जिस तरह से इन पदार्थों को निष्कासन होता है उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जा सकता है। तो आप यहाँ से इसकी परिभाषा देखें हम कि परिभाषा क्या हो सकती है। आप यहाँ से देखिएगा, जीव प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में जनित भोज्य पदार्थ को गैसों कैसे से छुटकारा पाने के लिए एक उपाचक की क्रिया है, जिसमें कि क्रियाओं के द्वारा जनित नाइट्रोजन तथा अन्य पदार्थों को निकालना आवश्यक है। जैसे कि जैव प्रक्रम में इस हानिकारक उपाचक भोज्य पदार्थ को निष्कासन होता है, जिसे क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जा सकता है। तो आप इसकी परिभाषा यहाँ से देख सकते हैं। जंतु में विभिन्न प्रकार की युक्तियां करते हैं जो बहुत में एक कोशीय अवशिष्ट शरीर की सतह से होती है। एक कोशी क्या होती है, अवशिष्ट शरीर की सतह से होती है जो विसरित कर देती है। जैसे कि आप प्रक्रम में देख सकते हैं, जटिल कोशिकाएं जीव का कार्य पूरा करती हैं जिसे हम विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। अब देखें हम दोस्तों, यहाँ पर आप देखिएगा कि मानव में उत्सर्जन की, मानव शरीर में किस तरह से उत्सर्जन होता है। मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क होता है जो कि मूत्रवाहिका है, मूत्राशय है, मूत्र मार्ग है और वृक्क द्वार है और रीढ़ की हड्डी दोनों वो स्थिर होती है, मतलब कि स्थित होती है। वृक्क में मूत्र बनने के लिए मूत्रवाहिका होती है जो कि मूत्राशय का तक ले जाती है, इस तरह से एकत्रित करती है और फिर मूत्र को वहां से मूत्र मार्ग से बाहर निकाल देती है। और फिर देखें हम, मूत्र एक तरह का तैयार होता है जिसका मूत्र बनने का उद्देश्य है रुधिर में भोज्य पदार्थ को छानकर बाहर शरीर से बाहर निकालना। और फुफ्फुस में कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होती है, इसमें रुधिर अलग अलग होती है जिसमें कि नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो कि यूरिया, यूरिक अम्ल मतलब कि एसिटिक एसिड और रुधिर में शरीर को बाहर ले जाए जाते हैं, जिससे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और इस तरह से निष्जादन या वृक्क फुफ्फुस की तरह वह पतली सतह भित्ति में रुधिर तक ले जाती है जिसमें गुच्छ होता है। कोशिका में क्या होता है, कोशिका का एक गुच्छ होता है जो प्रत्येक नलिका के पंप के आकार से लेकर अंदर तक नलिका को मूत्र को एकत्रित करती है, जिससे हम फुफ्फुस या वृक्क में अनेक निष्पादन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से बाईं वृक्क धमनियां है और दायां वृक्क है ये वाला, और इसको देखें आप बायां वृक्क की शिराएं हैं और फिर यहाँ पर देखें ये सबसे क्या है, ये बड़ी वाली महाधमनी है, फिर बाएं दाएं और फिर ये क्या है, ये मूत्रवाहिका है। और फिर देखें हम यहाँ पर शिरा, महाशिरा है, धमनियां है, मूत्राशय है और ये मूत्र मार्ग शिशन, मतलब कि यहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। तो इस तरह से हमने इसको देखा और आप देखें हम इसको थोड़ा बचा है, इसको पूरा ही कंप्लीट कर लें। जो आपस में निकल कर क्या करता है, उसका गैसों का यानी कि आपस में निकलता है, पैक करता है और प्रारंभिक इसमें निश्चित करते हैं। फिर इसमें देखोगे आप तो ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है, लवण है, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। और फिर इसमें जैसे कि मूत्र नलिका को प्रभावित करते हैं, इन पदार्थों का चयन पुनर्शोषण हो जाता है जिसकी वजह पुनः उपलब्ध होते हैं। इसकी मात्रा आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत्सर्जन बाद से उत्सर्जन करता है। यह वृक्क की नलिका मूत्रवाहिका में किस तरह से प्रवेश करती है और फिर किस तरह से वह भंडारित रहती है और मूत्राशय में भंडारित रहता है और फिर धीरे धीरे कर वह जब मूत्राशय दाब पर मूत्र मार्ग के द्वारा वो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले हम देखें कोशिका का कुछ ग्लूकोम है, देखिएगा जो बीच में भरा, और फिर ये क्या है, वृक्क की शिरा धमनियां है और फिर ये वृक्क शिरा है और फिर ये वृक्क की ये नीली वाली आपको वृक्क धमनियां है और इस तरह संग्रहित वाहिना है जिस तरह से जुड़ी हुई रहती है। और फिर ग्लाइकोमेरुलस ये है और फिर वृक्क की नलाकार ये भाग है, ये छोटी छोटी नलियों के रूप में होती है, क्या वृक्क है। तो अब यहाँ पर देखें हम इसको, तो आप पढ़ लीजिएगा कि कृत्रिम वृक्क क्या है, इसके बारे में आप यहाँ से देख कर के इसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके आप यहाँ
देख सकते हैं और डिटेल से पढ़ सकते हैं। और फिर इसमें हम देखें अब आगे, तो ये वही वाला है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, आप यहाँ से पढ़िए वीडियो को पॉज करके, या तो फिर आपके पास एनसीईआरटी होगी तो उससे पढ़ लीजिएगा इसको पूरा। तो हम इसमें देखें अब कि हम यहाँ क्या देखने वाले हैं, पादप उत्सर्जन की, पादपों का किस तरह से उत्सर्जन होता है, तो हम इसको देख लें। पादप उत्सर्जन के लिए जंतु में बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त होती हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन में अवशिष्ट उत्पादन वह की जाती है, जो इसके पर हम इसके पहले हम इसमें चर्चा कर सकते हैं। कार्बन कर चुके हैं। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे किस तरह से कैसा व्यवहार करना, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड है, O2 और CO2 किस तरह आपस में व्यवहार करते हैं, उसके बारे में हम वाष्पोत्सर्जन के अतिरिक्त में छुटकारा पा सकते हैं। और पादप में कुछ ऊतक मृत कोशिका के बने, मतलब कि जो पादप होते हैं वह कुछ मृत कोशिका के बने होते हैं, और भी अपने कुछ भागों में पत्तियां क्षय कर भी सकते हैं, और अवशिष्ट पदार्थ में कोशिका इस तरह से रिक्तकाओं में संचित रहती है। और आप यहाँ पर देखें, इसमें गिरने वाले पत्तियां अवशिष्ट उत्पादन संचित रहते हैं, और इस तरह अवशिष्ट रेजिन तथा गोंद के रूप में वह नीचे विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहती है। पादप अवशिष्ट इस तरह से मृदित करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन है, वृक्क या नेफ्रॉन की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिएगा। जैसे कि हमने देखा था अभी, उसमें उत्सर्जन के छुटकारा किस तरह से पाए जाते हैं, इनको क्वेश्चन को आप देखिएगा। आपने क्या सीखा, इसको चैप्टर को देखें। तो हम सबसे पहले देखें, विभिन्न प्रकार की युवतियाँ की जीवन सूची का सूचक माना जाता है। जीवन के लिए, अनुसरण के लिए प्रोटीन यानी कि पोषण, श्वसन, ऑक्सीजन शरीर और अन्य पदार्थ संवहन के अवशिष्ट पदार्थ को उत्सर्जन की आदि प्रक्रम। स्वपोषी पोषण, पर्याप्त सरल कार्बनिक पदार्थ के इस तरह के स्रोत के रूप में आप इसको कार्बन पदार्थों में संश्लेषण करना। विषम पोषी पोषण के जटिल तैयार और अंतःग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोज का विघटन और इस तरह से नली का संचरण होता है, और इस तरह से सुदृढ़ के बारे में आप यहाँ कोशिका को भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज या जटिल कार्बनिक यौगिक विखंडन और एटीपी की सहायता से इसका उपयोग अन्य तरह ऊर्जा में किया जाता है। तो आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वही बात है जो अभी हमने देखा, इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो हम सीधे आते हैं, आप सीधे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। मतलब कि मनुष्य में वृक्क है, वृक्क एक तंत्र का भाग है। पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है, परिवहन है, क्या है, आप आंसर दीजिएगा। पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है जलवहन के लिए, भोजन का परिवहन के लिए, अमीनो के लिए, किसके लिए, तो आप आंसर इसका कमेंट कीजिएगा। आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप ही खुद बताओगे। स्वपोषण भोजन के लिए यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, उपयुक्त सभी। आप क्या है इसमें देख सकते हैं। पायरुवेट विखंडन या कार्बन डाइऑक्साइड के पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, तो यह क्रिया होती है किसके कारण, कोशिका द्रव के कारण, हरितलाभ, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर केंद्रक, क्या हो सकता है आप बताइएगा। हमारे शरीर में वसा पाचन कैसे होता है और प्रक्रम कहाँ होता है। भोजन में पाचन लार की भूमिका क्या होती है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है और कौन से उत्पाद होते हैं। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है और कोशिकाओं को अवशोषित श्वसन क्या है। गैसों की अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी परिणाम क्या हो सकते हैं। जाइलम फ्लोएम के बारे में हमने अभी देखा था, उसको मैं अंतर स्पष्ट कीजिएगा। फुफ्फुस या कोशिकाओं के तथा वृक्क, शुक्राणु, नेफ्रॉन के बारे में आप इसको देखिएगा। तो ये तो था हमारा आज का सेशन। इस सेशन के माध्यम से हमने जो चैप्टर 6 को पूरा कंप्लीट कर लिए। अब देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपको आने वाली वीडियो जी इसका चैप्टर 7 है वो मिलेगा। तो यदि आपका फीडबैक अच्छा रहा और आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम
इस एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट करेंगे, अन्यथा मुझे बीच में ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। इस वजह से मुझे इस एनसीईआरटी को यहीं तक ही सीमित रखना पड़ेगा। तो देख ही लीजिएगा आप। तो और यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।